तब तक। हाँ ये बस सर का हो गया है। हाँ सर, सर बस आने वाले हैं। हाँ रविशंकर ठाकुर बताइए, कैसा चल रहा है तैयारी आपकी? रविशंकर जी, कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या? भवेश कुमार, भवेश जी आपकी कैसी चल रही है? आप कर पा रहे हैं और कुछ फायदा हो रहा है या और उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? मेरी आवाज आ रही है ना? आईटी सेंटर। हाँ हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। इन्हीं का रिप्लाई नहीं मिल रहा है कि कैसी चल रहा है, केवल चालू करके लोग इधर उधर चले सर गए क्या? हाँ, म्यूट कर दिए लग रहा है वो लोग। हाँ नहीं ठीक है, तो हम तो अपने आप को अनम्यूट कर नहीं सकते ना। रविशंकर जी, अनम्यूट करके कुछ रिप्लाई करिए, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसी हो रही है बताइए। ठीक है भवेश सर। जी, कुछ बेनिफिट हो रहा है? हेलो। और रविशंकर जी, हाँ भवेश हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है कुछ सर। चल रहा है आपका? हाँ हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बस सर, धर्मेंद्र सिंह तो आ गए हैं। धर्मेंद्र सर आवाज आ रही है हमारी? धर्मेंद्र सर जुड़ चुके हैं हम लोग के बीच में। सर आपके को आवाज मिल रही है हमारी? हाँ आ रही है। सर अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ अनम्यूट तो किए हैं, आ रहा है मेरा आवाज? हाँ थोड़ा स्लो है बट ठीक है। हाँ 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 ठीक ठीक। ठीक है सर, पैरेलली इधर तब तक मोबाइल से कंटिन्यू रहिए। हाँ सर से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सर का लैपटॉप से जुड़ जाए, बट सर लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए लास्टली मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ा। मोबाइल में थोड़ा साउंड का इशू आ रहा था, तो इस वजह से हम लोग सेकंड सेशन में भी उसको फेस किए हैं। इसलिए हम बार बार चाह रहे थे कि थर्ड सेशन में भी मतलब वो सर से अगर लैपटॉप से जुड़े थे तो थोड़ा सा अच्छा होता। और सर आप तब तक पैरेलली देख लीजिएगा, अगर वो लैपटॉप में हो गया सक्सेसफुल तो उसके लिए मैं कर लीजिएगा। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था सर का। तो ठीक है सर, ओके सर, कंटिन्यू किया जाए। ओके धर्मेंद्र ओके सर ओके। हम लोग के बीच में हैं। ठीक ठीक ठीक। सर थोड़ा लाउडली बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई तो
धर्मेंद्र सर, वेलकम आपका। हाँ, हाँ, नमस्कार ठीक है, सर। नमस्कार नमस्कार। आज डबल एंट्री बुक कीपिंग हम बताने जा रहे हैं आपको। डबल एंट्री बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन का दोनों पहलू जो होता है, ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को दर्शाया जाता सर है। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। नहीं आ रही आवाज? सर डबल एंट्री बुक कीपिंग के अनुसार लेन देन जो होते हैं उसके दो पहलू होते हैं। एक पक्ष को जो व्यक्ति पाता है उसे डेटर कहते हैं, जिसे डेबिट कहते हैं, और जो व्यक्ति देता है उसे क्रेडिटर कहा जाता है। पुस्तकों में इसे DR और CR के नाम से इसको दर्शाया जाता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग के बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। वो ये है कि इसमें दो पक्ष होता सर है। मोबाइल का थोड़ा सा साउंड आप सर थोड़ा प्लीज इंक्रीज कर लिया जाए, साउंड थोड़ा बढ़ा Sound दिया जाए सर, और उसका वॉल्यूम हाई कंट्रोल से साउंड कम होगा। हाई किया हुआ है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग को जो है एक न्यायपूर्ण प्रणाली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके दोनों पक्षों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है और इस बहुत वैज्ञानिक प्रणाली कही जाती है यह। इस प्रणाली के अनुसार डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ निश्चित नियम हैं। एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है, इसके कुछ निश्चित सिद्धांत हैं और सर आप निश्चित जरा आधार। स्पीकर, सर वो स्पीकर वो कर लिए ना, वॉल्यूम को थोड़ा सा स्पीकर से ऑन कर लीजिए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, आवाज हमको लगता है कि ज्यादा क्लियर आवाज आएगा। स्पीकर ऑन करके सर करें ना, थोड़ा एकदम बिल्कुल कम आ रही है सर। क्या बाकी लोगों को कैसा साउंड आ रहा है सर का? थोड़ा स्लो आ रहा है, आवाज उसे क्लियर है। कम आ रही है। ठीक है सर। साउंड कम आ रही है ना? आवाज क्लियर है, थोड़ा स्लो है। कम है सर। ठीक सर। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है उसका कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वो। इसमें लेन देन का दो खाता जो है, दोनों खाता प्रभावित होता है। इसके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो खाता है वो दो तरह का होता है। एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक जो है वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। हेलो, हेलो, हेलो। व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे मोहन का खाता, श्याम एंड ब्रदर्स का खाता, बैंक का खाता, है ना, पूंजी खाता, आहरण खाता। दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार पाने वाले को डेबिट किया जाएगा एवं देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट के सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। व्यक्तियों, फर्मों या कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खाते अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे संपत्ति खाता, आय खाता, व्यय खाता इत्यादि। अव्यक्तिगत खातों के दो भाग हैं, वास्तविक खाते एवं अवास्तविक खाते। मूर्त या अमूर्त वस्तु अथवा संपत्तियों से संबंधित खाते कहलाते हैं। रोकड़ खाता, मशीन खाता, भूमि खाता, ख्याति खाता, पेटेंट खाता इत्यादि। और एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसको अवास्तविक खाते कहते हैं। वो आय एवं व्यय
एवं लाभ हानि जैसे प्राप्त कमीशन, मजदूरी, वेतन इत्यादि से संबंधित खाते अवास्तविक खाते कहलाते हैं। दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार व्ययों एवं हानियों से संबंधित खातों को डेबिट किया जाता है और आय एवं लाभ से संबंधित खातों को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो 3 रूल्स हैं उसको आपको याद रखना चाहिए। पर्सनल अकाउंट जो होता है वो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो होता है उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसमें सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है। इस प्रणाली में व्यापार के सभी प्रकार के लेन देनों का पूर्ण लेखा किया जाता है, चाहे वे लेन देन व्यक्तिगत हों अथवा अवास्तविक हों। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स जो होता है, इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है डबल एंट्री का, इससे खातों की शुद्धता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, इसके दोनों पक्षों का योग समान होने की दशा में खाते की गणितीय शुद्धता जो है उसको मान लिया जाता है। इसमें लिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्जरी है। इसमें परिवर्तन और जालसाजी, धोखेबाजी की संभावना बहुत कम रह जाती है। लाभ हानि का सही ज्ञान होता है, इससे व्यापारी लेन देनों का सही परिणाम जानना चाहता है। इसलिए एक दिए हुए समय में व्यापार से लाभ हुआ या हानि हुई, इससे दोहरे लेखा प्रणाली की खाते बहियों द्वारा, तलपट द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके लाभ हानि की सही जानकारी प्राप्त की जाती है। इससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस का वो पता चलता है। साल भर में अगर बैलेंस शीट बनाया जाता है साल के अंत में, तो ये पता चलता है कि बिजनेस का अभी आर्थिक स्थिति कैसा है, उस पर क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है। बहुत तरह के इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होती है इससे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या है, सन्ड्री डेटर्स क्या हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हैं, परचेज और सेल्स के बारे में जानकारी मिलता है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी मिलता है, रिसिप्ट पेमेंट के बारे में जानकारी मिलता है। ये सब जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है उसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये में ये कहा जाता है कि ये बहुत खर्चीली प्रणाली है। इसके लिए बहुत शिक्षित, अनुभवी एवं व्यवहारिक ज्ञान वाले जो लेखापालक लोग हैं उनके हाई सैलरी पर उनको रखा जाता है, इसलिए इसको खर्चीली प्रणाली कहा जाता है। और सौदे, इसमें प्रणाली में सौदों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम बहुत कठोर और जटिल हैं। और दोहरी लेखा प्रणाली के नियम की कठोरता एवं जटिलता के कारण इसमें त्रुटि की संभावना अधिक रहती है और थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है इसको मेंटेन करना। ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन, उसको सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है उसको, जिसे जर्नल कहते हैं, उसमें लिखा जाता है सबसे पहले।
जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट जो होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आदि आते हैं। लाभ हानि खाता जब बनाते हैं तो ये पता चलता है कि बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, और बैलेंस शीट बनाने से व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटी है और वर्तमान पोजीशन क्या है। आज हम आपको जर्नलाइजिंग करने के बारे में बताएंगे। ये जो है कोई भी जो लेन देन होता है व्यवसाय में, उसको सबसे पहले मेमोरेंडम बुक, इसे वेस्ट बुक या रफ बुक भी कहा जाता है, उसमें लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले ईयर का नाम लिखा जाता है सबसे ऊपर, उसके बाद डेट वाइज एंट्री ट्रांजैक्शन का किया जाता है, और इस वेस्ट बुक के आधार पर हम लोग जर्नलाइजिंग करते हैं। तो जर्नलाइजिंग में जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों का तिथिवार क्रमानुसार एवं संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा किया जाता है। जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। प्रत्येक लेन देन को जर्नल में डेट वाइज लिखा जाता है। जर्नल का जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले डेट लिखा जाता है। डेट के बगल वाले कॉलम में उसके पार्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। उसके बगल में लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है कि इस जर्नल का एंट्री जो है किस लेजर की पृष्ठ संख्या पे लिखा हुआ है। उसके बाद डेबिट अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। जर्नलाइजिंग करने के कुछ खास नियम हैं। इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग में हमेशा लेन देन जो होता है, प्रत्येक लेन देन, प्रत्येक ट्रांजैक्शन में दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। जर्नल के विवरण खाने में लेखा करते समय उन दोनों पक्षों को छांटना पड़ता है। वे दो पक्ष दो खातों से संबंधित होते हैं। वे दो पक्ष व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते एवं अवास्तविक खाते, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में से कोई दो खाते हो सकते हैं। तीनों प्रकार के खातों के आधार पर जर्नल करने के कुछ नियम जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट है, कोई भी व्यक्ति या संस्था से संबंधित लेन देन व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। पाने वाले खाते को डेबिट तथा देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे मोहन को 2000 रुपया भुगतान किया, पेड टू मोहन ₹2000। इस लेन देन के दो पक्ष मोहन खाता एवं रोकड़ खाता है। यहाँ पर मोहन खाता व्यक्तिगत खाता है तथा रोकड़ खाता वास्तविक खाता है। चूंकि मोहन खाता व्यक्तिगत खाता है अतः इस पर व्यक्तिगत खाते का नियम लागू होगा। तब प्रश्न उठता है कि मोहन खाता का डेबिट किया जाए या क्रेडिट किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तभी मिल सकता है जब हम पुनः प्रश्न करें कि मोहन खाता पाने वाला है या देने वाला। क्योंकि उपयुक्त लेन देन में मोहन खाता पाने वाला है
अतः नियम के मुताबिक उसे डेबिट किया जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। सोहन से 4000 रुपये का माल खरीदा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन ₹4000। इस लेन देन में दो पक्ष हैं, एक परचेज अकाउंट है, दूसरा सोहन का खाता है। यहाँ सोहन खाता व्यक्तिगत खाता है जो देने वाला है, अतः इसे नियमानुसार क्रेडिट किया जाएगा। और व्यक्तिगत खातों के संबंध में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहला उदाहरण ये है कि यदि लेन देन के दोनों पक्ष व्यक्तिगत खाते हों, when both the aspects of the transaction relate to personal account, अगर ऐसा है तो दोनों ही पक्ष व्यक्तिगत खाते हों तो पाने वाले खाते को डेबिट और देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। जैसे मोहन द्वारा 500 रुपये का स्वीकृत बिल जो बैंक में बट्टा करा लिया गया या भुगतान तिथि पर डिजॉनर हो गया। इस लेन देन के दो पक्ष हैं, मोहन खाता और बैंक खाता। दोनों खाते व्यक्तिगत खाते हैं। नियम अनुसार मोहन खाता डेबिट तथा बैंक खाता क्रेडिट किया जाएगा। यदि लेन देन का एक पक्ष व्यक्तिगत खाता हो और दूसरा पक्ष अव्यक्तिगत खाता हो, जब लेन देन का एक पक्ष व्यक्तिगत खाता हो और दूसरा पक्ष अव्यक्तिगत खाता हो, तो व्यक्तिगत खाता यदि पाने वाला है तो डेबिट द रिसीवर वाला कॉन्सेप्ट पे, और यदि देने वाला हो तो क्रेडिट किया जाएगा। अव्यक्तिगत खाता को डेबिट और क्रेडिट उस खाता से संबंधित नियम के अनुसार किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, सोल्ड गुड्स टू प्रफुल्ल ₹1000। इस लेन देन के दो पक्ष हैं, पहला है प्रफुल्ल का अकाउंट और दूसरा है सेल अकाउंट। प्रफुल्ल खाता व्यक्तिगत खाता है जो पाने वाला है, अतः उसे डेबिट किया जाएगा, और सेल्स अकाउंट अव्यक्तिगत खाता है, इसलिए इसका लेखा करने का नियम भिन्न होगा। इसी तरह से रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट वास्तविक खाते मूर्तमान और अमूर्तमान वस्तुओं और संपत्तियों से संबंधित खाते होते हैं। जैसे माल हो गया, फर्नीचर हो गया, रोकड़ हो गया, भवन हो गया, ख्याति हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ये सारी चीजें जो हैं मूर्तमान, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, वस्तु होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे माल हो गया, फर्नीचर हो गया, रोकड़ हो गया, भवन हो गया। ये सारी चीजें जो है रियल अकाउंट है। उसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। वास्तविक खाते के लिए नियम जो है वो वस्तु या संपत्ति आता है उसका खाता डेबिट, और जो वस्तु या संपत्ति जाती है उसका खाता क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस नियम को लागू करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि लेन देन के दोनों पक्ष वास्तविक खातों से संबंधित हों तो इसमें जो पक्ष आने से संबंधित होगा उसको डेबिट, और जो पक्ष जाने से संबंधित होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। जैसे 1000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो इसमें फर्नीचर जो है वो फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर की संख्या बढ़ रही है, फर्नीचर आ रहा है, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। और कैश अकाउंट में चूंकि खरीदने में पैसा जा रहा है, पैसे में कमी हो रही है, तो उसको कैश क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट में बढ़ोतरी हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट बढ़ रहा है,
खरीदने में, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। और कैश में कमी हो रहा है, उसी कैश को क्रेडिट करते हैं। कैश जा रहा है, कैश अकाउंट में कमी हो रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार यदि लेन देन का एक पक्ष वास्तविक खाता और दूसरा पक्ष अन्य प्रकार का खाता हो, तो जो पक्ष वास्तविक खाते से संबंधित होगा उसे डेबिट तथा जो जाता है उसे क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये किया जाएगा। परंतु लेन देन का जो पक्ष अन्य प्रकार के खातों से संबंधित है, उसका लेखा करने में उससे संबंधित खाते का नियम लागू होगा। जैसे विनय को 2000 रुपये का भुगतान किया गया, 2000, इस लेन देन का एक पक्ष विनय का खाता जो व्यक्तिगत खाते से संबंधित है और दूसरा पक्ष रोकड़ खाता है जो वास्तविक खाते से संबंधित है। क्योंकि रोकड़ खाता वास्तविक खाता है, अतः वास्तविक खाते के नियमानुसार जो आता है उसे डेबिट और जो जाता है उसे क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि रोकड़ जा रहा है। रोकड़ जा रहा है, 6 मिनट और चलेगा। बिना अकाउंट डेबिट करते हैं। बचा होगा लेकिन नहीं अब हो गया नॉमिनल अकाउंट। आय व्यय हानि लाभ से राकेश जी म्यूट कर लीजिए। आय व्यय हानि लाभ से संबंधित खातों को हम अवास्तविक खाता कहते हैं। जैसे मजदूरी हो गया, मजदूरी, किराया, वेतन, कटौती, ब्याज, बीमा, प्रीमियम, ये सारी चीजें जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। इस खाते का नियम है कि व्यय एवं हानि को डेबिट तथा आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे 500 रुपया किराया भुगतान किया, तो यहाँ पर रेंट जो है वो खर्च से संबंधित है। किराया भुगतान किया, यहाँ पर रेंट जो है वो खर्च से संबंधित है, अतः यह अवास्तविक खाता है। चूंकि नियमानुसार खर्च खाता को डेबिट किया जाता है, अतः किराया खाता इस पर खर्च खाता को डेबिट किया जाता है, तो किराया खाता को डेबिट किया जाएगा। इस लेन देन का दूसरा पक्ष रोकड़ खाता है जो वास्तविक खाता से संबंधित है, अतः इस पर वास्तविक खाते से संबंधित नियम लागू होंगे। चूंकि रोकड़ जा रहा है, अतः रोकड़ खाता को क्रेडिट किया जाएगा। रेंट अकाउंट, चूंकि रेंट का पेड रेंट ₹500 है, इसमें रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, इसलिए रेंट अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। और कैश रोकड़ जा रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। बहुत सारे नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वे पर्सनल अकाउंट में बदल जाते हैं। जब कोई नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसी स्थिति में अवास्तविक खाते का स्वरूप बदलकर व्यक्तिगत खाता हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सैलरी अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, वो सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया, कोई एम्प्लाई उसको
बहुत सारे एम्प्लॉय सैलरी नहीं ले पाए, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनता है वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट के जैसे ट्रीट होता है। उसी प्रकार से जो सैलरी एडवांस में पे कर दिया गया, प्रीपेड सैलरी अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट था, लेकिन प्रीपेड सैलरी अगर उससे सैलरी को एडवांस में पे कर दिया गया है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। उसी प्रकार सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, वो सैलरी जो एडवांस में रिसीव कर लिया गया है वो भी पर्सनल अकाउंट बन जाता है। या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जैसे नॉमिनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट कब बन जाएगा? जब ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बन जाएगा ये, या प्रीपेड रेंट अकाउंट बन जाएगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। उसी प्रकार से इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन वो इंटरेस्ट अगर प्रीपेड इंटरेस्ट है अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट के तरह ट्रीट होती है। जर्नलाइजिंग जो है बुक कीपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको करने के कुछ नियम हैं जिसको अभी बताए आपको। कुछ और चीजें जर्नलाइजिंग के संबंध में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे व्यापार के स्वामी का खाता या पूंजी खाता, जब व्यापार का मालिक पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है तो उस मालिक के नाम से कोई खाता नहीं खुलता है, बल्कि पूंजी खाता खोला जाता है। जैसे सुरेश ने 50,000 रुपया से व्यापार प्रारंभ किया। सुरेश कॉमेंस्ड बिजनेस विथ ₹50,000। इस लेन देन में सुरेश का खाता क्रेडिट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी जगह पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और चूंकि कैश जा रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। लेकिन साझेदारी व्यापार में, पार्टनरशिप फर्म में कई मालिक जो है वो सम्मिलित रूप से व्यापार करते हैं, अतः प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता अलग अलग होता है। जैसे सुरेश एवं रमेश ने 50,000 रुपया और 25,000 रुपया लगाकर एक पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया है, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा 75,000 का, और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 50,000 क्रेडिट, और टू रमेश कैपिटल अकाउंट 25,000 क्रेडिट। इस तरह से जर्नल एंट्री को किया जाएगा। एक बात और है कि वो व्यापारी अपने ड्राइंग अकाउंट के बारे में बता देना चाहते हैं कि अगर कोई व्यापारी कोई माल, अगर कोई व्यापारी नगद या माल निकालता है बिजनेस से, निजी प्रयोग के लिए निकालता है, इसका हिसाब किताब रखने के लिए एक ड्राइंग अकाउंट खोला जाता है। व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए नगद या माल निकालता है, इसका हिसाब किताब रखने के लिए एक ड्राइंग अकाउंट खोला जाता है। व्यापारी जब भी अपने निजी प्रयोग के लिए रोकड़ निकालता है
तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। उसी प्रकार जब कभी वह व्यापार के माल का प्रयोग अपने निजी कार्यों के लिए करता है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। सारांश यह है कि रोकड़ अथवा माल का प्रयोग व्यापारी द्वारा अपने निजी कार्यों में किए जाने पर हमेशा ही ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। अगर दान के रूप में कोई वस्तु का वितरण किया गया है, व्यापार के माल को दान के रूप में लोगों में वितरित किया गया है, तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया जाता है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, उसी प्रकार ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और जर्नलाइजिंग में एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, दूसरे पक्ष का नाम नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन माने उधार पे उसको खरीदा या बेचा गया है ऐसा माना जाता है। जैसे 2000 रुपये का माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000, चूंकि इस लेन देन में दूसरे पक्ष का नाम नहीं है, अतः यह मान लिया जाएगा कि बिक्री नगद की गई है, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट तथा विक्रय खाता क्रेडिट किया जाएगा। कभी कभी दूसरे पक्ष का नाम के साथ नगद लिखा जाता है, ऐसे लेन देन को भी नगद माना जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, प्रेजम्पशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यदि किसी लेन देन में दूसरे पक्ष का नाम दिया हुआ है किंतु नगद शब्द लगा हुआ न हो, तो यह मान लिया जाता है कि लेन देन उधार हुआ है। किसी लेन देन में अगर नगद शब्द न लगा हुआ है तो मान लिया जाता है कि लेन देन उधार हुआ है। जैसे राम को 2000 रुपया का माल बेचा गया, यहाँ दूसरे पक्ष का नाम दिया हुआ है और नगद शब्द भी नहीं लिखा हुआ है, यह उधार बिक्री है, इसलिए राम के खाता डेबिट और विक्रय खाता को क्रेडिट किया जाएगा। थर्ड पार्टी नेम विथ कैश एंड नॉमिनल अकाउंट। जब कोई लेन देन अवास्तविक खाते से संबंधित हो और उसमें रोकड़ तथा व्यक्तिगत खाते दोनों दिखाई दे, तो जर्नलाइजिंग का लेखा करते समय व्यक्तिगत खाते पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे सोहन से 500 रुपया किराया प्राप्त किया, यहाँ सोहन खाते पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसका जर्नलाइजिंग रोकड़ खाता को डेबिट करके और किराया खाता को क्रेडिट करके किया जाएगा। तीनों अकाउंट के बारे में उसका क्या क्या एग्जाम्पल है वो सब आपको पता होना चाहिए। इसको डेबिट किया जाएगा, इसको क्रेडिट किया जाएगा। ये अकाउंट जो होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये सभी की पहचान करके उसका नियम, उस खाता का नियम जो है उसे लगा करके ही किया जाता है। जैसे हम कुछ जर्नलाइजिंग का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 10,000 रुपया के कैश के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो हम आपको बताए थे कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जब कोई बिजनेस शुरू होता है कैश बिजनेस में डाल करके, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है।
उसी तरह से बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया गया, 4,000 रुपया डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4,000 रुपीज। यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है। बैंक एक संस्था है, आप जानते हैं बैंक एक फर्म है, तो बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक जो है वो रिसीवर है, तो उसको डेबिट किया जा रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर में, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और चूंकि 4,000 रुपया बैंक में जा रहा है, तो कैश जो है मेरा 4,000 रुपया घट रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो रहा है, तो यहाँ कैश जो है वो क्रेडिट होगा। इसका नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। फिर एक इलस्ट्रेशन है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹4,000। यहाँ पर दो अकाउंट प्रभावित हो रहा है। एक राम का अकाउंट है जो उधार पे सामान खरीदा है, और एक परचेज अकाउंट है। तो चूंकि माल का परचेज हो रहा है, जब परचेज करेंगे तो हमारे माल में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो बढ़ोतरी होगा तो परचेज अकाउंट जो होता है उसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला जो है परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और इसमें राम अकाउंट जो है, राम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग, और नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। उसी तरह से एक इलस्ट्रेशन है, कैश पेड टू मोहन। एक यहाँ पर मोहन अकाउंट है और कैश अकाउंट है। तो चूंकि मोहन को पैसा पे किया गया है, मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, और मोहन प्राप्त कर रहा है पैसा को, मोहन जो है वो रिसीवर है, इसलिए मोहन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और चूंकि कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से एक है इलस्ट्रेशन कैश सेल्स का, माने 1,000 रुपये का बिक्री किया गया है। तो यहाँ पर दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है सेल्स अकाउंट। जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं, तो सेल करने से हमारे कैश में बढ़ोतरी होती है, कैश आता है हमारे पास, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं।
निकल रहा है, और कैश जब हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे कैश में बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है। जब कैश आ रहा है हमारे पास तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और बैंक एक संस्था है, बैंक जो है वो पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक जो है देने वाला है पैसा को, बैंक जो है वो गिवर है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट वाला जो है नियम लागू करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से रेंट पे किया गया है, पेड रेंट ₹100। तो आप जानते हैं रेंट जो है वो एक एक्सपेंस है, रेंट जो है वो खर्च है। तो हम जानते हैं जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज होता है, सारे तरह के खर्चे जो होते हैं उन खर्चों को हम डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर रेंट अकाउंट, चूंकि रेंट पे किए हैं इसलिए रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। उसी प्रकार से हमने सैलरी पे किया है, तो सैलरी भी हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा व्यय है बिजनेस का या फर्म का। तो सैलरी अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज होता है। और चूंकि हमारा कैश निकला है हमारे पॉकेट से, हमारे बिजनेस से, तो उसके लिए हम कैश आउटगो हुआ है इसलिए कैश को क्रेडिट करते हैं। इस तरह से जर्नलाइजिंग जो है आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। बहुत तरह के एक टेबल है, जैसे कुछ और चीज बता देते हैं आपको। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। तो आपको बताना जरूरी है कि व्यापार जगत में व्यापार कटौती जो है, ट्रेड डिस्काउंट, बहुत प्रचलित है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बिक्री के समय अपने जो अंकित मूल्य है उस पर एक छूट देता है, उसी को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। यह कटौती अधिकतर उस समय दी जाती है जब क्रेता और विक्रेता एक ही तरह से माल का व्यवसाय करते हैं। आमतौर पर यह थोक विक्रेता जो है वो रिटेल विक्रेता को, फुटकर विक्रेता को देता है, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यदि थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को 20% व्यापारिक छूट देने की घोषणा करता है तो फुटकर व्यापारी का क्रय मूल्य, अगर टोटल वैल्यू 100 रुपया है तो फुटकर व्यापारी का क्रय मूल्य 80 रुपया होगा। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट लेखा में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह इनवॉइस प्राइस से घटाकर दिखाया जाता है। इनवॉइस प्राइस में इसको हम नहीं दिखाते हैं, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट में का कोई लेखा जोखा नहीं रहता। कैश डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, व्यापारी उधार बेचे गए माल का मूल्य के एक निश्चित अवधि के अंतर्गत वसूली के लिए अपने ग्राहकों को एक प्रलोभन देता है। एक निश्चित अवधि के अंदर उधार की राशि चुका देने पर ग्राहकों को कुछ छूट दी जाती है, इस छूट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। वही हम उधार दे रहे हैं एक निश्चित अवधि के लिए,
और अगर ग्राहक जो है कस्टमर उसको चुका देता है तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ग्राहक के लिए यह छूट लाभ है, लेकिन विक्रेता के लिए यह नुकसान है। इसलिए कैश डिस्काउंट का लेखा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें किया जाता है। व्यापारिक छूट का लेखा, ट्रेड डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, बुक्स में, लेकिन नगद छूट का लेखा पुस्तकों में अवश्य किया जाता है। ठीक है महेश जी। महेश जी, ठीक। हाँ सर, क्वेश्चन आंसर का कुछ सेशन रख लेते हैं, 2-5 मिनट, अगर किसी को कुछ डाउट्स होगा तो क्लियर कर लेते हैं। कल कीजिएगा क्लियर, आज लिख लीजिए खाली। नहीं, आज का सेशन में अगर कुछ क्वेरीज रह गया होगा तो उसको कर लेते हैं ना। किन्हीं का कुछ ठीक डाउट्स है। है क्या? किन्हीं का कोई डाउट्स है? नहीं। धर्मेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि साउंड बहुत ही स्लो आ रहा था, बहुत ये करके सुनना पड़ रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कल प्लीज आप यहाँ ईडीपी सेंटर में अवेलेबल रहें। कल ईडीपी से होगा, हम कल आएंगे ऑफिस। कल आपको हाँ, कल आना है, कल आना है, कल आना है। करके यहीं से आप दीजिएगा, तो आज आराम से करने में साउंड बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। कल आप रहेंगे, और सर कुछ नोट्स वगैरह होगा तो थोड़ा सा नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए ताकि सब लोगों को कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो थर्ड सेशन एंड किया जा रहा है, और कल फिर हम लोग मिलते हैं फर्स्ट सेशन में। फीडबैक जरूर दीजिए सर आप लोग। दे रहे हैं सर। हाँ, ओके।